कुछ भी कहो भैया, आपके न्यूट्रेला कुलचे का तो स्वाद ही अलग है। आपके जैसा न्यूट्रेला कुलचे कोई बना ही नहीं सकता। न जाने क्या ही डालते हो अपने कुलचे में जो इतना ज्यादा स्वाद आता है। बचपन से ही इसी काम में लगा हूँ भैया। न्यूट्रेला कुलचे बनाते बनाते अब 35 साल हो गए, तो स्वाद तो आएगा ही। और इसमें अपने हाथ के पिसे हुए मसाले डालता हूँ, तभी तो इतने ग्राहक लेकर बैठा हूँ। बिल्कुल ठीक कहा भैया। आखिर कपिल के न्यूट्रेला कुलचे क्यों इतने मशहूर थे कि हर कोई उसका दीवाना था? ये जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी की शुरुआत। सूरजपुर नाम का एक गांव, जहां 2 भाई रहते थे। माँ बाप के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बेचारे बड़े बेटे कपिल पर ही आ गई, और अब बड़ा बेटा होने के नाते कपिल ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए अब मुझे ही कोई काम देखना होगा जिससे हमारा गुजारा चल सके। ये बोलकर कपिल काम की तलाश में निकल जाता है और फिर वो ढाबे पर काम करने लगा, जहां उसने न्यूट्रीला सोयाबीन बनाना सीखा, साथ ही कुलचे भी। इन सब के बीच वो खुद तो पढ़ नहीं सका, पर उसने अपने छोटे भाई सूरज को खूब पढ़ा लिखा दिया। पढ़ लिख कर उसका भाई शहर में अच्छी नौकरी पर लग गया। कुछ समय बाद उसने वहीं पर शादी भी कर ली। शादी के बाद वो बस एक बार अपनी पत्नी के साथ गाँव आया। लो काव्या, अब इस चूल्हे को ऐसे जलाओ, मुझसे नहीं होते ये सब काम, ऊपर से इस छोटे से घर में एडजस्ट भी नहीं होता। सूरज चलो न यहाँ से वापस शहर, नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, इस छोटे से घर में मेरा भी दम घुटता है। अब सूरज काव्या के साथ वापस शहर लौट जाता है। उसके बाद वो ऐसा गया कि कभी लौटा ही नहीं, और कपिल पढ़ा लिखा न होने के कारण गांव में ही रहकर न्यूटेला कुलचे बेचने लगा। एक दिन जब कपिल न्यूटेला कुलचे का ठेला लेकर शाम के समय अंधेरे में घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो बीच सड़क में अंधेरे में खराब हो गई थी। अर्जुन, अचानक गाड़ी कैसे बंद हो गई? सर, गाड़ी के अगले वाले दोनों टायर में पंचर हो गया और आसपास कहीं दुकान भी नहीं दिखाई दे रही है, पर मैंने ऑनलाइन मैकेनिक बुक कर दिया है। उनको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 घंटे के अंदर आएगा वो यहाँ पर। ओह माय गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था और ऊपर से मैकेनिक भी इतनी देर में आएगा। मुझे तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। यहाँ तो कहीं आसपास होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं दिखाई दे रहा है। गाँव है साहब, यहाँ तो बस कोई ठेला ही मिल सकता है। मुझे सामने एक ठेला तो दिखाई दे रहा है, हो सकता है उस पर कुछ मिल जाए। जल्दी जाओ, जो भी है लेकर आओ, अब तो बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। मालिक के कहने पर अर्जुन उस ठेले वाले के पास चला जाता है और कुछ देर बाद लौटता है। मालिक, इसके पास तो न्यूट्रेला कुलचे हैं, क्या वो लेकर आ जाऊं आपके लिए? कहा तो था तुझे, जो भी है ले आ। मुझे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ज्यादा छोटे छोटे ठेले पर ज्यादा खाना पसंद है, लेकिन ये न्यूट्रेला कुलचे आखिर होते क्या? पहली बार ऐसी किसी डिश के बारे में सुन रहा हूँ। वो सेठ उसके ठेले पर आता है जहाँ वो न्यूट्रेला कुलचे बना कर रखे हुए होते हैं। सेठ ने उसके हाथ के बने वो न्यूट्रेला कुलचे खाए जो उन्हें बड़े पसंद आए, और इनाम के तौर पर उन्होंने उसे पूरे 500 रुपए दिए। तुम्हारे हाथों में तो कमाल का हुनर है, सच में मजा ही आ गया। लेकिन साहब, इतने पैसे रख लो, तुम्हारी मेहनत के हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अब ये बारिश भी अभी आनी थी। साहब, आप कब तक यहाँ बीच रास्ते में खड़े रहेंगे? यहीं पास में ही मेरा छोटा सा घर है। आप बुरा ना माने तो जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती आप मेरे साथ वहीं चलिए। अच्छा, अब ठीक है। सेठ ध्यानचंद उनके घर चला गया और गाड़ी ठीक होने तक वहीं रहा। कपिल और उसकी पत्नी ने उनकी अच्छे से खातिरदारी की। कुछ देर बाद गाड़ी ठीक होते ही वो उनसे विदा लेकर शहर की ओर चला गया। ऐसे ही समय बीता और एक रोज वही सेठ कुछ महीनों बाद अपनी कंपनी के 2 एम्प्लॉय के साथ उस गांव में किसी काम से आया। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि सूरज और उसकी पत्नी थे। अपना गांव देख सूरज थोड़ा घबरा गया, और उससे भी ज्यादा उसकी हालत तब खराब हो गई जब सेठ ने कपिल के न्यूट्रेला कुलचे के ठेले पर चलने के लिए कहा। हे भगवान, अगर सर ठेले पर ही न्यूट्रेला कुलचे खाएंगे और साथ में हमको लेकर गए तो उनको पता चल जाएगा कि ये न्यूट्रेला कुलचे वाला मेरा भाई है, तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। मुझे कुछ भी करके मालिक को ठेले पर ले जाने से रोकना होगा। अरे चलो ना सूरज और काव्या, तुम लोगों को भूख नहीं लग रही क्या? सर, अब कहाँ ठेले पर जाकर खाएंगे, और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही है, आप गाड़ी में ही मंगवा लीजिए। सर, नहीं, कपिल के बनाए हुए न्यूट्रेला कुलचे मैं नहीं भूल सकता। मेरे साथ चलिए। चलो सब चलते हैं। चलो सूरज और काव्या, तुम भी चलो। सूरज की लाख कोशिशों के बाद भी आखिरकार उसका मालिक उसको उसके बड़े भाई कपिल के ठेले पर लेकर चला ही गया, और सूरज को देखकर उसका बड़ा भाई कपिल बहुत खुश होता है। लेकिन उसे देखकर सूरज अपनी नजरें चुराने लगता है। तभी कपिल सूरज को देखकर खुश होकर बोलता है, अरे सूरज, तुम यहाँ आओ, बैठो ना। अगर आने से पहले तुम मुझे फोन कर देते तो मैं तुम्हारी भाभी से कहकर सब लोगों के लिए खाना बनवा देता। क्या सूरज, ये तुम्हारे भैया हैं? नहीं सर, ये भला गरीब न्यूट्रेला कुलचे का ठेला लगाने वाला मेरा भाई क्यों होगा? पहले हम लोग बस एक साथ पड़ोस में रहते थे, तो बस इसीलिए एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कहाँ तुम इतनी बड़ी कंपनी में और कहाँ ये ठेले लगाने वाला भाई कैसे हो सकता है। और बताओ कपिल, काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया सर। तो तू अब हमारे लिए 3 प्लेट न्यूट्रेला कुलचे लगा दे, हम सबको बहुत तेज भूख लगी है। जी अभी लगाता हूँ। कपिल उन सब के लिए गरम गरम न्यूट्रेला कुलचे बना देता है।
वाह, तुमने तो कमाल कर दिया कपिल। सच कहूँ तो इतना अच्छा तो न्यूट्रेला कुलचे बड़े बड़े रेस्टोरों में शेफ भी नहीं बनाते। मैं तो यहाँ से निकलते वक्त 4-5 प्लेट पैक भी करा लूंगा। क्यों सूरज, है ना कमाल के? मैंने कहा था ना तू दीवाना हो जाएगा इसका। हाँ सर, न्यूट्रेला कुलचे तो सच में बहुत अच्छे बने, इन्हें खाकर मजा ही आ गया। कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ से न्यूट्रेला कुलचे खाकर चले जाते हैं। तभी सूरज गाड़ी में बैठने से पहले अपने मालिक से कहता है, सर आप सभी लोग गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। वो उस कुलचे वाले को थैंक यू बोलना है इतने अच्छे न्यूट्रेला कुलचे खिलाने के लिए। सूरज इसी बहाने से कपिल से मिलने चला जाता है और वहाँ जाकर गुस्से में बोलता है, मैं जानता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों किया, पर मैं अपने मालिक को ये नहीं बता सकता था कि आप मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि अगर उनको ये पता चल जाता कि गांव में मेरा बड़ा भाई न्यूट्रेला कुलचे का ठेला लगाता है तो उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती। और हाँ सुनो, आज के बाद आप मुझे अगर किसी के साथ भी देखते हो तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे बड़े भाई हो, और इस बात का ध्यान रखना। कपिल को उसकी बातों का बुरा तो बहुत लगता है, पर वो उसकी बातों का जवाब न देकर चुप रह जाता है और शाम को जब अपने घर पहुँचता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आज मेरे छोटे भाई को खुद को मुझे अपना भाई बताने में शर्म आती है, जिसकी वजह से मैंने अपना पूरा जीवन उसके लिए झोंक दिया। उसकी पढ़ाई में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दी। आज वही मुझे एक गरीब ठेले वाला बताकर चला गया। मैं नहीं चाहता था कि जिस हालातों का सामना मुझे करना पड़ रहा है उसको भी करना पड़े, और आज वही भाई अपने मालिक के सामने मुझे अपना पड़ोसी ठेले वाला न जाने क्या क्या कहकर चला गया। कोई बात नहीं जी, इस संसार में तो यही होता है। गरीब चाहे किसी के लिए कितना भी करे लेकिन कोई उसे नहीं समझता। जो भाई अपने भाई को लोगों के सामने भाई कहने से कतराता है तो आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? अब गुस्सा मत कीजिए, खाना खा लीजिए। ऐसे काफी समय बीत गया और एक रोज जब कपिल अपने न्यूट्रेला कुलचे का ठेला लगाता है तो उसके ठेले पर एक अमीर आदमी आता है। मैंने तुम्हारे न्यूट्रेला कुलचे की बड़ी तारीफ सुनी है, सुना है काफी टाइम से तुम ये बेचते हो। मुझे एक प्लेट दो जरा, मैं भी खाकर देखता हूँ। कपिल उसको एक प्लेट न्यूट्रेला कुलचे लगा कर देता है और उसको वो बहुत पसंद आते हैं, जिससे वो अपने रेस्टोरेंट का 300 प्लेट का ऑर्डर दे देता है और चला जाता है। 1 साल तक कपिल को वो ऐसे ही ऑर्डर देता गया और एक दिन वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लग जाता है। उन पैसों से वो रेस्टोरेंट खोल लेता है, जिससे उसका रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चलने लगता है। तभी एक दिन सूरज अपनी पत्नी के साथ उस रेस्टोरेंट पर आता है, तभी उसकी नजर कपिल पर पड़ती है। अरे आप यहाँ, लगता है आप यहाँ भी न्यूट्रेला कुलचे बेचते हैं। अपने ठेले से आप फिर काम पर आगे, लगता है आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। तभी कपिल का नौकर बोलता है, सर ये आप क्या बोल रहे हैं हमारे मालिक को? ये यहाँ पर काम नहीं करते बल्कि ये पूरा रेस्टोरेंट का ही है। क्या कहा तुमने? ये इनका रेस्टोरेंट है? जी हाँ, सही सुना आपने, ये इनका रेस्टोरेंट है। और क्या कहा था तुमने कि तेरे पास भी मेरी तरह एक घर और गाड़ी होती? पता है, जिसके सर से बचपन में बाप का साया चला जाए तो घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे पर आ जाती है। और तुम जो कुछ भी हो ना, अपने बड़े भाई की बदौलत यहाँ खड़े हो। अगर वो तुम्हें बचपन में पढ़ाते लिखाते नहीं तो तुम आज यहाँ नहीं होते। तुम्हें अपने देवता समान भाई से ऐसा बोलने में जरा भी शर्म नहीं आई? और उस दिन सूरज को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपने बड़े भाई से माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे माफ कर देता है। कपिल के पास अब सूरज से भी बड़ा घर और गाड़ी थी। सुमन दिल्ली में रहती थी। उसके पापा चाट का ठेला लगाते थे। सुमन भी इस काम में अपने पापा का साथ देती थी। पापा ये लो, सारे गोलगप्पे भी तैयार हो गए और पानी भी बना दिया, बस मीठी चटनी आप बना लो, मैंने हरी चटनी बना दी है। सुमन बिटिया, सारा काम तो तूने ही कर दिया। तू तो मेरी आदत खराब कर रही है बेटी। कुछ दिनों में तू ससुराल चली जाएगी तो तेरे बिना काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तेरी बहुत कमी खलेगी बिटिया। बस रो दिए। सुमन, अब तू ही अपने पापा को संभाल। थोड़ी थोड़ी देर में मन भारी कर लेते हैं। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं भी आपके और माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी। पापा नहीं बिटिया, ऐसे नहीं कहते। बेटियों को अपने ससुराल जाना ही होता है। केशव बहुत अच्छा लड़का है, तो ससुराल में बहुत खुश रहेगी। सुमन की शादी सूरत में तय हो गई थी। 1 महीने बाद सुमन की शादी थी, इसीलिए सुमन अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर जाते थोड़ा उदास थी। सुमन बड़ी थी और एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और सुमन की शादी का दिन आ गया। सुमन के माता पिता उसे राजी खुशी डोली में विदा करते हैं। शादी के बाद सुमन दिल्ली से सूरत अपनी ससुराल आ जाती है। सुमन का पति केशव एक गैराज में गाड़ियों की मरम्मत करता था। सुमन समझदार थी, उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया। बस बहू, मैं और रोटी नहीं लूंगी, केशव को दे दे। बस एक ही रोटी देना, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू कि मैं एक रोटी भूख से बढ़कर खा गई। कहा माँ जी, 2 निवाले की 1 रोटी होती है मेरी छोटी छोटी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो रोजाना आपको ऐसे ही गरम गरम मेरे हाथ का बना भोजन खाना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे तो भाग्य खुल गए बहू, जो तुम हमारे घर में बहू बनकर आई। जीती रहो। सुनिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, ये लीजिए।
बस मैं 2 मिनट में आई। अब ठीक है, मैं बाहर तब तक मोटरसाइकिल निकालता हूँ। माँ जी, और क्या क्या राशन लाना है? बस यही बहू जो लिखवाया है, बाकी तुम अपने लिए जो चाहो खरीद लेना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में लौटती हूँ। सुमन केशव के साथ मोटरसाइकिल पर बाजार चली जाती है। सुमन कहो तो गैराज बाद में चला जाऊंगा। तुम अकेले घर सामान लेकर कैसे जाओगी? अरे आप चिंता मत करो, मैं ऑटो ले लूंगी। केशव सुमन को बाजार में छोड़कर गैराज जाने लगता है। तभी उसकी मोटरसाइकिल के आगे कहीं से एक पत्थर आ जाता है। केशव की मोटरसाइकिल लड़खड़ा जाती है और वो बहुत तेज गिरता है। केशव को काफी चोट आ जाती है। सुमन कुछ ही दूरी पर थी। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? भाई साहब थोड़ी मदद कीजिए। चिंता मत करो बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सुमन की मदद करते हैं और केशव को बराबर के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर केशव का इलाज करता है। कुछ देर बाद केशव को आराम मिलता है। ज्यादा गंभीर चोटें तो नहीं थी, पर केशव के पैर की हड्डी टूट गई थी। 2 दिन बाद केशव को छुट्टी मिलती है। माँ मैं ठीक हूँ, बस पैर की हड्डी में ही तो फ्रैक्चर है। कुछ महीनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो। अरे माँ हो ना बेटा, तू नहीं जानता, जरा सी खरोच भी बच्चे को आ जाए तो माँ का कलेजा निकल जाता है। और फिर तेरे तो इतनी चोट आ गई है। अब तो कुछ दिन के लिए गैराज भी नहीं जा सकता। जाना भी नहीं है, डॉक्टर ने अभी 6 महीने रेस्ट के लिए बोला है। आप चिंता मत करो, पैसों की कोई तंगी नहीं आएगी। मैं कोई काम शुरू कर देती हूँ ताकि घर में थोड़े पैसे आते रहें। तभी सुमन के माता पिता भी दिल्ली से आ जाते हैं। सुमन ने उन्हें फोन पर केशव के एक्सीडेंट की बात बताई थी, जिसे सुनकर वो रह नहीं सके। अब दामाद जी, काम की कोई चिंता मत करो। सुमन ने मेरे से चाट बनाना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। सुमन बिटिया, तू यहाँ सूरत में दिल्ली वाले गोलगप्पे शुरू कर, वो तो बहुत अच्छे बनाती है। कुछ दिन मैं यहाँ रुक जाता हूँ, जब काम सेट हो जाएगा तब मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। दिल्ली वाले गोलगप्पे यहाँ बहुत अच्छे चलेंगे। हमारे इधर आसपास किसी ने भी दिल्ली वाले गोलगप्पे का काम नहीं शुरू किया हुआ। केशव बेटा, आप सारी चिंता छोड़ दो, पापा और मैं कुछ दिन अब यहीं रहेंगे। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पापा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसे समधी सचमुच बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। सुमन की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केशव को भी अपने सास ससुर के आने के बाद बहुत हिम्मत मिल गई थी। सुमन अपने पापा के साथ सूरत में गोलगप्पे का ठेला शुरू करती है, जिसके ऊपर लिखा था दिल्ली वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे के दीवाने तो बहुत लोग हैं और सूरत में तो पानीपुरी के सभी दीवाने हैं। ये देखकर सुमन और उसके पापा ने गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया। उनके बने गोलगप्पे बहुत पसंद किए जाने लगे। सुमन बिटिया, मुझे पता है अब तुम काम अकेले संभाल लोगी। अब हमें चलना चाहिए। सूरज भी अपनी बुआ के घर बहुत दिन से रुका हुआ है। वो उन पर बोल रहा था कि हमारे बिना उदास हो रहा है। हाँ पापा, सूरज बहुत दिन अकेला रुक गया और आपको दिल्ली का भी तो काम संभालना है। वो भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है। अब तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप मेरी चिंता मत करो। सुमन के माता पिता वापस दिल्ली लौट जाते हैं। उन्हें आए हुए भी बहुत समय हो गया था। अब सुमन अकेले रोजाना गोलगप्पे का ठेला लगाने लगी। वो रोजाना सुबह उठकर गोलगप्पे और बाकी का सामान तैयार करती और बाजार निकलती। कुछ भी कहो सुमन दीदी, आपके गोलगप्पे का जवाब नहीं है। हम सारी सहेलियां रोजाना शाम को स्पेशली मार्केट आपके गोलगप्पे खाने के लिए आती हैं। हाँ सुमन दीदी, ये तो सच है, बहुत टेस्टी गोलगप्पे होते हैं आपके, साथ में खट्टा मीठा पानी, बहुत बढ़िया बनाती हो आप। बस आप सब ग्राहक तारीफ कर देते हो, मुझे काम करने में और प्रेरणा मिलती है। ये लो, इसी बात पर 2 गोलगप्पे फालतू खाओ। सुमन रोजाना ऐसे ही शाम के समय बाजार में ठेला लगाती थी। धीरे धीरे सुमन के गोलगप्पे पूरी सूरत में फेमस होने लगे। अब तो उसे शादियों और पार्टी के भी ऑर्डर मिलने लगे। इस काम में सुमन की सास भी उसकी मदद करती थी। कहीं भी शादियों और पार्टी के ऑर्डर मिलते तो सुमन अपनी सास के साथ जाती और वहां पर अपना स्टॉल लगाती। स्टॉल पर दिल्ली वाले गोलगप्पे लिखा देखकर लोगों की भीड़ सबसे पहले वहीं पर टूटती थी। बहुत अच्छे पैसे कमा लिए सुमन ने। फिर एक दिन सुमन केशव और अपनी सास से बोली, सुनो, अब तो तुम्हारी तबीयत में थोड़ा सुधार हो गया है। मैं सोच रही हूँ तुम गैरेज का काम छोड़ दो, हम गोलगप्पे की एक दुकान खोल लेते हैं। अब तो हमारे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, हम कुछ कारीगर भी रख लेंगे। सुमन, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कहते हैं एक आदमी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है, और तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया है। तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमन की मेहनत से सब कुछ अच्छा होने लगा। केशव और सुमन बाजार में किराए पर एक दुकान ले लेते हैं, जहां पर वो अपने साथ साथ कुछ कारीगर भी रखते हैं जो इस काम में उनकी मदद करते थे। कहते हैं परिस्थितियां तो जीवन में आती जाती रहती हैं। परिस्थितियों से डरकर नहीं, बल्कि परिस्थितियों का मुकाबला करके ही जीवन को सरल बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति संघर्षों से लड़ता है वही ऊंचे मुकाम प्राप्त करता है, जैसा सुमन ने किया।
वो परेशानियों से डरी नहीं बल्कि उनसे बचने का रास्ता ढूंढा।